तो लचीलेपन के लिए तो स्ट्रेचिंग होती है, जिसमें शरीर की विभिन्न प्रकार की पोजीशन शामिल है, और ताकत के लिए वह वेट ट्रेनिंग करते थे। और तीसरा, जो दिल और श्वसन प्रणाली को और भी मजबूत किया जाए, इसके लिए वह कार्डियोवैस्कुलर की जो ट्रेनिंग होती है उसको किया करते थे। ब्रूस ली ने जो 20 मिनट की ये जो एक्सरसाइज करी, इसका लाभ उनको यह हुआ कि उन्होंने द बिग बॉस फिल्म बनाई और फिस्ट ऑफ फ्यूरी फिल्म बनाई, द वे ऑफ द ड्रैगन बनाई। तो इसके दौरान उन्होंने यह जो मूवी बनाई, इस मूवी में उनका जो शरीर था वह पहले की तुलना में और भी ज़्यादा सुडौल नज़र आ रहा था, क्योंकि उन्होंने यह जो 20 मिनट की जो ट्रेनिंग करी थी इसको उन्होंने शामिल कर लिया था। तो उनकी 20 मिनट की जो एक्सरसाइज की जो रूटीन थी, उसमें जो 6 एक्सरसाइज शामिल हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। पहली एक्सरसाइज क्लीन एंड प्रेस है, जिसमें रेपिटेशन के दौरान बिल्कुल भी आराम नहीं करना होता है और इस एक्सरसाइज के 8 रेपिटेशन किए जाते हैं। इसकी सबसे मेन बात यह थी कि इसमें आप 8 रेपिटेशन तो लगाओगे, लेकिन इसके अगला जो एक्सरसाइज आप करोगे उसमें आपको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करना है। एक तरीके से यह शरीर की क्षमता बढ़ाने से संबंधित है, क्योंकि तुम जब अपने आप को पूरी तरह से थका लेते हो और थका लेने के बाद भी आप आगे बढ़ने की हिम्मत करते हो, इसका मतलब ये है कि आपके भीतर विल पावर जो है वह बहुत ही सुडौल है। और जो विल पावर है, विल पावर की वजह से ही व्यक्ति शक्तिशाली बनता है। तो फिर इस एक्सरसाइज की भी यही खासियत है कि उन्होंने जो 20 मिनट का जो रूटीन डाला, उन्होंने ऐसा विचार किया होगा कि 20 मिनट की एक्सरसाइज में अपने आप को इस तरह से मजबूर कर देना है, इस तरह से एकदम थका देना है कि जो हमारा शरीर है वह इस थकान को सह सके, इस थकान को सहने की इस शरीर को आदत पड़ सके। क्योंकि एक क्षमता ऐसी होती है कि तुम अपने शरीर की जितनी चाहो उतनी क्षमता बढ़ा सकते हो। तो इसी के माध्यम से जो ब्रूस ली हैं वह अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं। यह एक दिखने में बहुत ही इलॉजिकल सी बात लगती है कि अपने शरीर को बहुत ही ज़्यादा थका दो, लेकिन इस बात में भी लॉजिक है। इस बात में लॉजिक ये है कि जो ब्रूस ली जो थे वह जिन फिल्मों को बनाते थे उसमें सबसे ज़्यादा फाइटिंग सीन हुआ करते थे। तो फाइटिंग सीन में व्यक्ति ना थके, उसकी एक नेचुरल स्ट्रेंथ बनी रहे, उसका शरीर जल्दी से जल्दी ना थके, इसलिए जो ब्रूस ली जो थे वह एक्सरसाइज ही ऐसे कर रहे थे कि उनका शरीर थके नहीं, उसके शरीर को जो थकावट होने की जो क्षमता है वह बहुत ही बढ़ जाए। खामोखाम 2 मिनट तक व्यक्ति व्यायाम करने के बाद थक जाता है, लेकिन यदि 20 मिनट तक का बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग वाला व्यायाम करने के बाद भी यदि व्यक्ति नहीं थक रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि उसने ऐसी क्षमता विकसित करी है। तो यही इस एक्सरसाइज में था कि क्लीन एंड प्रेस की ये जो एक्सरसाइज थी, इसमें रेपिटेशन के दौरान आराम नहीं करना होता था। दूसरी एक्सरसाइज स्क्वाट बताई गई है, जिसके वह 12 रेपिटेशन और 2 सेट लगाया करते थे। इसमें क्या करना होता है कि कंधे पर जो बारबल होती है उसको लेकर सेट लगाया जाता है और इसके दौरान बिल्कुल हल्का सा आराम किया जाता है। यानी कि आपने एक एक्सरसाइज कर ली, जब दूसरी एक्सरसाइज की बारी आई तो फिर दूसरी एक्सरसाइज शुरू होने से पहले बिल्कुल थोड़ा सा आराम कर लो। तीसरी एक्सरसाइज बारबल पुल ओवर बताई गई है, जिसके ब्रूस ली 8 रेपिटेशन किया करते थे और 2 सेट लगाया करते थे। चौथी एक्सरसाइज जो बताई गई है वह बेंच प्रेस बताई गई है, जिसमें वह 6 रेपिटेशन किया करते थे और 2 सेट लगाते थे। पांचवी एक्सरसाइज गुड मॉर्निंग बताई गई है, इसमें जो वह एक्सरसाइज करते थे उसका यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेख नहीं मिलता है। छठी एक्सरसाइज जो बताई गई है वह बारबल कर्ल बताई गई है, जिसमें वह 8 रेपिटेशन किया करते थे और 2 सेट लगाया करते थे। बस 5वां जो चैप्टर है इसमें यही बताया गया है कि उनकी जो 20 मिनट की जो एक्सरसाइज जो रूटीन है उसके बारे में। छठा चैप्टर जो है इसका नाम है द सीक्वेंस सर्किट ट्रेनिंग रूटीन फॉर टोटल फिटनेस। तो यह भी ब्रूस ली के व्यायाम का एक अंश था। मैंने आपको बताया है कि यदि आप गूगल पर भी सर्च करोगे कि ब्रूस ली कौन कौन सी एक्सरसाइज किया करते थे, तो फिर उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है और व्यक्ति जब इनको देखेगा तो फिर वह सोचेगा
कि यह जो एक्सरसाइज बताई गई हैं ये झूठी है, कोई व्यक्ति इतनी सारी एक्सरसाइज कैसे कर सकता है। लेकिन यह बात सच है, ब्रूस ली जो थे वह इतनी सारी एक्सरसाइज सच में ही किया करते थे। उन्होंने किसी एक सिस्टम को पकड़कर नहीं रखा था। वह आइसोमेट्रिक भी करते थे, 20 मिनट की जो एक्सरसाइज जो मैंने बताई गई है वह भी किया करते थे, जो पावर रैक वाली जो एक्सरसाइज है वह भी किया करते थे, जो वेट ट्रेनिंग है उसको भी किया करते थे। अब इसके अलावा ये जो छठा चैप्टर है इसमें भी उनकी जो टोटल फिटनेस की जो एक्सरसाइज है उसके बारे में बताया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ब्रूस ली जो थे वह पत्रिकाओं में जो व्यायाम के बारे में बहुत ही अच्छा उपदेश दिया गया होता था, वह उस उपदेश को अपने जीवन में रूपांतरित करते थे। उस पत्रिका की जो भी अच्छी बात होती थी उसको ब्रूस ली काट करके अपनी एक पर्सनल डायरी में रख लिया करते थे। तो पत्रिकाओं द्वारा अनेक प्रशिक्षण ट्रेनिंग का प्रचार किया जा रहा था। उस समय की जो मैगजीन होती थी और उस समय के जो शक्तिशाली पुरुष होते थे वह अनेक तरह की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का जो मेथड होता था उसको बताते थे। तो उन पत्रिकाओं में कुछ एक्सरसाइज थी जिसके बारे में बताया गया था, यानी कि कुछ मेथड थे, जैसे कि जॉइंट सेट, ये भी एक मेथड था, और दूसरा फ्लशिंग था, यह भी एक एक्सरसाइज का रूटीन था। तीसरा रेस्ट या पोज की जो एक एक्सरसाइज का जो मेथड है उसके बारे में भी था। ब्रूस ली जो थे उनको वेट ट्रेनिंग का शौक हो गया और वेट ट्रेनिंग के जो प्रभाव थे उन प्रभावों के ऊपर ब्रूस ली का शोध करने की इच्छा हुई। ब्रूस ली ने PHA के बारे में पढ़ा। PHA का मतलब ये है कि पेरिफेरल हार्ट एक्शन, इसके बारे में ब्रूस ली ने पढ़ा। तो फिर PHA के प्रतिपादक एक युवा बॉडी बिल्डर था जिसका नाम बॉब गजदा बताया गया है। ये जो PHA है यह एक व्यायाम प्रणाली है एक तरीके से, जो हमारे जो पेरिफेरल हार्ट एक्शन जो है उसको प्रभावित करती है। यह हमारे हृदय से संबंधित है, यानी कि यह एक ऐसा व्यायाम रहा होगा जो हमारी अंदर की जो शारीरिक गति है, शारीरिक क्रिया है, उसकी ताकत को बढ़ाए। जो बॉब गजदा जो थे, जो PHA के प्रतिपादक थे, यह जो थे वह रक्त के निरंतर परिसंचरण पर जोर देने का विचार प्रकट करते थे। यानी कि बॉब गजदा की ये जो प्रणाली है PHA, इसका मुख्य लाभ ही यही था कि जो रक्त का जो निरंतर जो परिसंचरण है इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। ब्रूस ली ने तर्क दिया था कि PHA के द्वारा मसल की ताकत में वृद्धि होती है, धीरज में वृद्धि होती है और लचीलेपन में भी वृद्धि होती है। गजदा यानी कि PHA के प्रतिपादक के माध्यम से यह दिखाना चाहते थे कि व्यायाम के माध्यम से रक्त को किसी एक ही स्थान पर जमा नहीं करना चाहिए। ये PHA का मतलब जो है रक्त परिसंचरण का ये जो सिस्टम है, यह सिस्टम यह बताना चाहता था कि यदि आप इस व्यायाम प्रणाली को करोगे तो फिर इस व्यायाम प्रणाली का लाभ यह होगा कि जब तुम इस एक्सरसाइज को करोगे तो फिर इसमें तुम्हारी जो रक्त की जो गति है यह किसी एक बॉडी पार्ट की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि इसके द्वारा यदि आप व्यायाम करते हो तो फिर आपका जो ब्लड का जो फ्लो है, जो रक्त के प्रभावित होने की जो गति है और जो स्थान है, वह हमारा पूरा शरीर ही माना जाएगा। इसको मैं आपको थोड़े और सीधे तरीके से समझाता हूँ कि जैसे कि आप लेग्स की एक्सरसाइज करते हो, तो फिर जब आप लेग की एक्सरसाइज करते हो जिम में, तो फिर जो आपका जो ब्लड का जो फ्लो होता है, आपका जो ब्लड का फ्लो होता है वह हमारे लेग्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी जो लेग्स की जो मसल्स हैं वह ज़्यादा प्रभावित होती हैं। इसलिए हमारा जो पूरे शरीर में जो फैलने वाला जो रक्त है वह लेग्स की एक्सरसाइज के दौरान लेग्स की तरफ ज़्यादा प्रभावित होता है। यदि आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हो तो फिर जब आप बाइसेप्स से रेपिटेशन लगाओगे तो फिर जो हमारा रक्त का जो फ्लो है वह बाइसेप्स की तरफ ज़्यादा आ जाता है। इसी तरीके से जब आप चेस्ट की एक्सरसाइज करोगे तो फिर वहाँ पर जो हमारा रक्त का जो फ्लो है वह चेस्ट की तरफ आ जाता है। तो फिर ये जो PHA जो था, पेरिफेरल हार्ट एक्शन जो था, यह इसी बात की ओर संकेत करता है कि व्यायाम ऐसा होना चाहिए जो
हर बॉडी पार्ट में रक्त का परिसंचरण संपूर्ण माध्यम से कर सके। ऐसा ना हो कि लेग्स में रक्त जा रहा है तो फिर बाइसेप्स में नहीं जा रहा है, यदि बाइसेप्स में जा रहा है तो फिर चेस्ट में नहीं जा रहा है। एक तरीके से ये है कि कोई एक्सरसाइज ऐसी बनी ही नहीं जो PHA का समर्थन कर सके, यानी कि कोई एक्सरसाइज ऐसी है ही नहीं जो PHA की जो प्रणाली है उस पर खरी उतर सके। इस बात को आप समझने की कोशिश करना कि PHA का मतलब ये होता है कि हम व्यायाम ऐसा करें जिससे हमारे पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो हो। लेकिन आज के टाइम में यदि हम देखें तो फिर जिम में ऐसा शायद ही कोई व्यायाम हो जिससे हमारे पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो हो सके और पूरे शरीर पर व्यायाम का असर देखने को मिल सके। यदि हम ट्रेडमिल की बात करें तो फिर उसमें जब हम दौड़ लगाते हैं उस उपकरण में, तो फिर मुख्य रूप से जो हमारा जो ब्लड का फ्लो होता है वह पैरों की तरफ होता है, क्योंकि हम पैरों के माध्यम से वहाँ पर गति करते हैं। इसके अलावा यदि आप चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो तो फिर ब्लड का फ्लो चेस्ट में होगा, बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हो तो बाइसेप्स में होगा, इसके अलावा बैक की एक्सरसाइज कर रहे हो तो फिर ब्लड का फ्लो बैक में होगा। इस तरीके से यदि आप देखोगे तो फिर आज के समय में जितनी भी एक्सरसाइज की जा रही हैं वह PHA की प्रणाली के अंतर्गत है ही नहीं, क्योंकि इसमें सारी एक्सरसाइज ऐसी हैं जिसको करने से हमारे पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड का फ्लो होता ही नहीं है। तो फिर इसके अलावा यदि हम इन सब को हटा करके राममूर्ति व्यायाम की तरफ दृष्टि डालें तब आपको समझ में आएगा कि PHA की जो प्रणाली है उसका समर्थन करने वाला सिर्फ एक ही व्यायाम है जिसका नाम राममूर्ति व्यायाम है। क्योंकि राममूर्ति व्यायाम ही ऐसा व्यायाम है जिसमें रक्त का जो फ्लो है वह बाइसेप्स की तरफ नहीं होता है, ना ही सिर्फ चेस्ट की तरफ होता है, ना ही सिर्फ बैक की तरफ होता है, ना ही सिर्फ थाई की तरफ होता है। क्योंकि राममूर्ति का जो व्यायाम है इसमें जब हम दंड लगाते हैं तो फिर हमको अपना पूरा शरीर ही टाइट करके रखना पड़ता है। बाइसेप्स भी टाइट है, ट्राइसेप्स भी टाइट है, चेस्ट भी टाइट है, थाई भी टाइट है, बैक भी टाइट है। तो फिर यह सारी चीज़ें टाइट होने की वजह से जो ब्लड का फ्लो है वह हमारे पूरे शरीर के अंगों में होता है। बाइसेप्स में भी होता है, चेस्ट में भी होता है, थाई में भी होता है, ओवरऑल पूरे शरीर में ही ब्लड का फ्लो होता है। इसी तरीके से जब बैठक करते हैं तो फिर बैठक में हम जांघों पर तो फ्लो होता ही है, लेकिन जो हमने पेट टाइट कर रखा है, जो बैक टाइट कर रखी हैं, जो दोनों भुजाएं टाइट कर रखी हैं, तो फिर जो ब्लड का फ्लो है वो सिर्फ थाई में ही नहीं हो रहा है, बल्कि हमने जो अपनी बाजुएं, अपनी जो भुजाएं पूरी टाइट कर रखी हैं वहाँ पर भी ब्लड का फ्लो हो रहा है। तो फिर अब आप खुद सोचिए कि PHA की प्रणाली जो है वह सिर्फ और सिर्फ राममूर्ति व्यायाम में देखने को मिलती है, क्योंकि इस व्यायाम के द्वारा जो है हमारे पूरे शरीर में रक्त का फ्लो होता है। और जो PHA की जो प्रणाली है जिस पर ब्रूस ली विचार कर रहे थे कि PHA की प्रणाली के माध्यम से हम एक ऐसा व्यायाम तैयार करें जिसके द्वारा पूरे शरीर में रक्त का फ्लो हो, क्योंकि एक्सरसाइज ही उस समय ऐसी थी कि बाइसेप्स के लिए अलग एक्सरसाइज, चेस्ट के लिए अलग एक्सरसाइज, थाई के लिए अलग एक्सरसाइज, बैक के लिए अलग एक्सरसाइज। इसलिए जो ब्रूस ली का जो ध्यान था वह PHA की प्रणाली की तरफ गया, जिसके माध्यम से वह यही कहना चाहते थे कि एक प्रणाली ऐसी हो जिसमें पूरे शरीर पर ही रक्त का प्रभाव बढ़ सके। तो फिर मेरा विचार यही आया कि आज के समय में तो कोई ऐसी प्रणाली है नहीं जिसको करने से हमारे पूरे शरीर में रक्त का फ्लो हो सके। लेकिन राममूर्ति जो व्यायाम है, हम जो राममूर्ति व्यायाम करते हैं जिसमें हमारा जो मुख्य सिद्धांत होता है शरीर को टाइट करने का। जब हम शरीर को टाइट करते हैं तो फिर हमने टाइट करना अपने पैरों का जो पंजे हैं वहाँ से शुरू किया, तो फिर टाइट करते ही हमारा जो फ्लो है वह हाथ के पंजों की तरफ आने लग जाता है, पैर के पंजों की तरफ आने लग जाता है। ओवरऑल हमने शरीर के जिन अंगों को टाइट कर रखा है वहाँ पर रक्त का जो फ्लो है उसकी गति बढ़ जाती है। इसलिए यह जो राममूर्ति व्यायाम है यह सर्वश्रेष्ठ है, और PHA का जो सिद्धांत है वह सिर्फ और सिर्फ राममूर्ति व्यायाम में ही देखने को मिलता है। इसलिए आप यदि राममूर्ति व्यायाम कर रहे हो तो फिर आप ठीक दिशा में जा रहे हो और आप व्यायाम ठीक कर रहे हो।
क्योंकि हम जो राम मूर्ति व्यायाम करते हैं इससे हमारे शरीर में, पूरे शरीर में रक्त का फ्लो होता है, जो हमको अधिक से अधिक लाभ प्रदान करता है।